में सूरज यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। ये जानकारी मैंने आपको ट्विटर के माध्यम से दी थी, लेकिन आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि सुनवाई कब होगी, पुनर्विचार याचिका में क्या हो सकता है, और भी कई कदम बीएड की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जैसे क्यूरेटिव पिटीशन जिसको उपचारात्मक याचिका बोलते हैं, उसका क्या होगा, कब दाखिल होगी, क्या उसकी प्रोसेस चल रही है बीएड की तरफ से, और उसको लेकर भी मैं जल्द ही यूट्यूब पर चर्चा करूंगा। इसी के साथ जबलपुर हाईकोर्ट ने जो डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में जो ऑर्डर पारित किया है, क्या हो सकता है, उसको लेकर भी जल्द चर्चा करूंगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। ये वीडियो सभी के पास शेयर करें। रिव्यू पिटीशन में क्या हो सकता है, कब सुनवाई हो सकती है, क्यों दायर की गई और क्या फैक्ट रखेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। रिव्यू पिटीशन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था बीएड को बहाल करने का, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की याचिकाएं, यूनियन ऑफ इंडिया की एसएलपी, वो तमाम खारिज कर दी गई। उसी दिन से बीएड की तरफ से ये रिव्यू पिटीशन का गेम शुरू हुआ था। लेकिन मैंने पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन को लेकर के कई वीडियो पहले बनाए थे। उस समय मैंने नया अध्यादेश को लेकर भी बनाया था, जो बीएड एक मांग उठा रहा है कि अध्यादेश लाया जाए। उसको लेकर भी जब मैंने वीडियो बनाया, उसी समय रिव्यू पिटीशन को लेकर भी, रिव्यू पिटीशन कब लगती है, क्या हो सकता है, क्या कारण, क्या उसके लिए शर्तें हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं विस्तार से। लेकिन आज इस वीडियो में भी शॉर्ट में चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बीएड ने जो रिव्यू पिटीशन दायर की है, उसका स्क्रीनशॉट डायरी नंबर आपके स्क्रीन पर है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये रिव्यू पिटीशन 30 दिन बाद दायर की गई है, तो काफी लोगों के सवाल है कि जब टाइम लिमिट 30 दिन का है और 30 दिन टाइम लिमिट पार होने के बाद दायर की गई है, तो कैसे इन्होंने यह याचिका डाल दी। यह भी सवाल है, टाइम लिमिट वाला भी चर्चा करूंगा। और रिव्यू पिटीशन को लेकर के बीएड ने वैसे मेरी बात को कबूल तो कर लिया इनडायरेक्ट तरीके से, जो मैंने बहुत पहले बताया था कि रिव्यू पिटीशन में क्या हो सकता है। जो दायर करने वाले लोग हैं वो स्वयं कबूल तो कर चुके, लेकिन पूरी तरीके से भी जल्द कबूल कर लेंगे। लेकिन टाइम लिमिट की मैं बात करूं आपके साथ, तो टाइम लिमिट जब ज्यादा हो जाता है, तो महीना 2 महीना भी ज्यादा हो जाता है तो चलता है। इसके लिए डिले है वो कंडेम करने का एक रूल होता है, जिसके लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। जब यदि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट की जाती है तो उसमें माफ करने का भी उल्लेख होता है, चाहे रिव्यू पिटीशन हो या एसएलपी हो। यदि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाती है तो उसका 90 दिन का समय होता है, और 90 दिन का समय पूरा होने के बाद भी बहुत बार एसएलपी लगते हैं, और रिव्यू पिटीशन भी 30 दिन का समय होता है, लेकिन टाइम लिमिट जाने के बाद भी लगाते हैं। वो कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। यदि एक्सेप्ट करनी होती है एसएलपी हो या रिव्यू पिटीशन हो तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। यदि 12 महीने, 6 महीने, 2 साल लेट हो तो डिले के आधार पर खारिज कर देते हैं। लेकिन ये 5-10 दिन का डिले कोई डिले नहीं होता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि डिले हो जाता है। पैसा इकट्ठा करने में अगले के पास डिले हो गया हो, पैसा नहीं हो पाया हो, कानूनी सलाह लेने में दिक्कत हो गई हो, नहीं ले पाया हो, तो कई कारण बता करके डिले की एप्लीकेशन लग जाती है, तो वो एक्सेप्ट भी हो जाती है। लेकिन डिले से याचिका लगाना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि एसएलपी भी बहुत बार डिले से लगती है और एक्सेप्ट भी हो जाती है, तो वो माफ कर दिया जाता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा होता है, डिले कंडेम, मतलब डिले माफ किया जाता है, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन रिव्यू पिटीशन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो बीएड ने लगाए हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि रिव्यू पिटीशन लगाएं, कुछ भी लगाएं, फैसला बहुत शानदार आया है और कुछ नहीं होगा इनका, और रिव्यू पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं होगी। और क्योंकि कोई तथ्य आधार छोड़ा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है हर तरीके से। जो बिंदु हाईकोर्ट ने छोड़े थे वो बिंदुओं पर जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार तरीके से दे दिया। लेकिन बीएड की तरफ से रिव्यू पिटीशन तो दायर कर दी गई, तब ट्वीट के माध्यम से बताया जाता है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होने की संभावना न के बराबर है, नगण्य, मुश्किल है संभावना। कई जगह उनके वीडियो भी
विपक्ष बीएड के ही यूपी के लोग वायरल कर रहे हैं, उसमें चर्चाएं हो रही हैं। जो रिव्यू पिटीशन लगाने वाले हैं वही लोग बोल रहे हैं कि मुश्किल है, क्योंकि जो जज फैसला दिया उन्होंने सारे पॉइंट कंसीडर करके दिए, तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा। उनको मालूम भी है कि नया तथ्य भी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिव्यू पिटीशन तब लगती है जब केस में कोई नया तथ्य उस फैसले के बाद आया हो, या कोई ऐसा तथ्य या ग्राउंड या फैक्ट या लॉ जो उस समय सुनवाई के दौरान ना रखा गया हो या कंसिडर नहीं किया गया, तो वो तथ्य को लेकर के रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ रहा ही नहीं। ये बात, सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या रिव्यू पिटीशन वकीलों ने फ्री में लगाया? जब मालूम है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होना है तो क्यों लगाया? मैंने उस समय कहा था, आप याद करना, कि वकील भी प्राइमरी फेज पर यही कहेंगे कि आप बोलोगे तो हम लगा देंगे, रिव्यू पिटीशन में कोई फायदा नहीं, एक्सेप्ट नहीं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गुमराह करने की बातें मेरे पास नहीं है। जो बात होती है सत्य बोलता हूं, चाहे पक्ष कोई भी हो, इधर हो या उधर हो। ये बात मैंने बोली थी। अब डीएलएड के पक्ष की तरफ से मैंने लड़ाई लड़ी, वो अलग इश्यू है, लेकिन उनको भी मैं डीएलएड के लिए भी, बीएसटीसी के लिए भी झूठ नहीं बोला। जो बात थी फैक्ट के साथ, सत्य के साथ बोलता हूं, चाहे उसमें नुकसान हो या फायदा हो। तो ये बात मैंने बोली थी। क्या बीएड के पैसे फ्री में आए थे? उन बेरोजगार छात्रों से पैसे लेकर के, जब पता है रिव्यू पिटीशन में कुछ नहीं होना है, क्यों उन बेरोजगारों से एक लूट करके उनके पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं? ये सवाल खड़े होते हैं। कितने मुश्किल से आ रहे हैं, उनको बरगलाया जाता है और बाद में स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इसमें संभावना ही नहीं है। क्यों लगाया जाता है? कभी वेस्ट बंगाल वालों को बिहार वाले बड़े समझदार निकले, मध्य प्रदेश के अंदर तो इतना हुआ कि उन्हीं के पैरों पर उन्हीं की कुल्हाड़ी मारती, जो आने वाले दिनों में दिख जाएगा। कभी यूपी वालों को, कभी छत्तीसगढ़ वालों को, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। ठीक है, उनका प्लेटफॉर्म है, वो जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब सुनवाई की बात आती है, एप्लीकेशन दायर की गई है, ये एक कोर्ट रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करना, क्योंकि उन्हीं जजों के पास जाएगी जिन जजों ने फैसला दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के पास ही, दोनों जजों के पास ही ये फाइल जाएगी रिव्यू पिटीशन की, और वो अपने चैम्बर में डिसाइड होंगे। और ये कोर्ट ओपन में हियरिंग नहीं होती है। जो कई लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हरीश साल्वे जी को रिव्यू पिटीशन में उतारिए, उनको उतारिए। जब ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है और एक्सेप्ट हो जाती है, तब भी पैरवी होती है। ये तो एक फाइल एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करके पेश कर दी जाती है, उसके बाद वो चैम्बर में अपने आप उस मैटर को लिस्टेड करके डिसाइड कर लेते हैं। जो भी डिसीजन होता है वो पारित कर देते हैं। तो उसमें कोई ऐसी सुनवाई होती नहीं है। उस सीनियर को उतारने के नाम पर कोई पैसा ले रहा है, कोई दे रहा है। तो ये बड़ा एक, मैं इसलिए बोला कि ठीक है प्लेटफॉर्म है, लेकिन इतना भी गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिव्यू पिटीशन जब मालूम है कि एक्सेप्ट नहीं होगी, 99% वो कबूल चुके हैं इस बात को और नगण्य संभावना बता रहे हैं, तो वकीलों ने तो साफ साफ तौर पर इनकार किया होगा। उनको हाथा जोड़ी करके जबरदस्ती से उन्होंने इस बात को, इस केस को लगाया होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिजूल का खर्चा है, क्यों पैसा बर्बादी कर रहे हैं? इसी के साथ एक क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका के एजेंडा का और लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर भी मैं आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा, उसको भी देखिए वो क्या होती है। तो रिव्यू पिटीशन में कभी भी सुनवाई हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ना वो एक्सेप्ट होनी है। ये स्वयं लोग जानते हैं, इनको पता है, ना कोई तथ्य है, कोई नया तथ्य है, कोई आधार है, ऐसा कोई बात नहीं रही कि जो जिस फैक्ट या ग्राउंड को कंसिडर नहीं किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब बाकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। एप्लीकेशन लगी है, ये मैंने मेरा एक ओपिनियन जो फैसला है उसके आधार पर बताया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, वो अपना डिसीजन तय करेंगे। वो आएगा, वो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा जिस दिन सुनवाई होगी, और क्या आया रिव्यू पिटीशन में, एक्सेप्ट हुई, क्या हुआ, डिसमिस हुई, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। लेकिन ऐसे ही कोई तथ्य ही नहीं था, तभी तो ये स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि हम क्या लगाए, सबको मालूम है। तो डिले वाला कोई बड़ा कारण नहीं है, और रिव्यू पिटीशन लगाएं, कुछ नहीं होना जाना है, ये स्वयं कबूल चुके हैं, इनको मालूम है। लेकिन बेरोजगारों के पैसे बर्बाद करने हैं,
तो ये क्यों करे जा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिव्यू पिटीशन को लेकर मैंने बताया है। कुछ कोई बात रह गई हो तो इससे पहले मैंने नया अध्यादेश को लेकर के और रिव्यू पिटीशन को लेकर सत्यम पाठक ने दिल्ली परमिशन बीएड धरना प्रदर्शन लेकर क्या कहा, सुनिए। कहते हैं कि सच का साथ ईश्वर भी देता है। इस वक्त मेरे हाथ में आप जो देख पा रहे हैं, ये अगर आप देखने की कोशिश करें और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर जो आपको ठप्पा मुहर दिख रहा है, ये किस चीज का है? हमें दिल्ली डीसीपी ऑफिस से परमिशन मिल चुकी है और बीएड के लिए जितना भी हो सकेगा हम अपना साथ देंगे। बीएड एकता जिंदाबाद। ये सवाल आप लोगों के मन में लगातार होगा, क्योंकि बहुत सारे बीएड के असली दुश्मनों ने बीएड के धरना प्रदर्शन को रोकने की साजिश रची। मुझे बड़ी शंका होती है और शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि उन लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि 22 और 24 तारीख के बीच में, यानी 22 और 23 तारीख को दिल्ली में जो धरना आयोजित किया गया है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर आह्वान किया कि वहां पर बीएड के छात्र नहीं पहुंच पाए, जबकि देश में इस वक्त विशेष सत्र चल रहा था। और उन्होंने आधार किस चीज का बनाया? आधार ये बनाया कि धरने की परमिशन नहीं मिली। मेरे हाथ में इस वक्त जो आप हार्ड कॉपी देख रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आपको हमारे ग्रुप में एकदम पक्की कॉपी ठप्पे मुहर के साथ धरने की प्रदर्शन की जो दिखाई जा रही, वो इस बात का सबूत है कि वो चंदा चोर जो बीएड डिग्री धारकों के हितैषी नहीं है, जिनको बार बार मैं लगातार उनको अपनी तरफ ले आकर के उनको सहयोग करने के लिए पेशकश कर रहा हूं, वो लगातार बीएड डिग्री धारकों की सीधे तौर पर मुखालतब कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनका विरोध कर रहे हैं। आखिर सत्यम पाठक के विरोध तक तो ठीक था, लेकिन आप बीएड के विरोध पर कैसे उतर आ सकते हैं? कैसे आप उतर आ सकते हैं बीएड डिग्री धारकों को लेकर? और ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को पूरे देश से बाहर करा दिया गया, और जब बीएड डिग्री धारक एनसीटी पर धरना के लिए एकदम तैयार बैठे थे, तो बीच में इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन बीएड डिग्री धारकों ने खुद इनका जवाब दिया और बताया कि बीएड के असली दुश्मन कौन है। सबसे पहले मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताने की कोशिश करता हूं। बीएड के कुछ स्वघोषित लोग जो सारे फैसले खुद लेकर के बीएड को पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट से बाहर करा चुके हैं, आप वो सीधे तौर पर एनसीटी के धरना प्रदर्शन और आंदोलनों पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, लगातार झूठ फैला रहे थे। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आप देखिए इस चेहरे को। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि धरने की परमिशन को लेकर के बहुत गुमराह करने की कोशिश की गई कि धरने की परमिशन नहीं मिली है, दिल्ली एनसीआर में आपको लाठियां मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी चीजों पर हमने लखनऊ भी धरना में पीएस एकेडमी और पूरी टीम, चाहे पंकज जी की रहे हो, चाहे राहुल विद्यार्थी की, शिखर पटेल की, उन सब ने धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों तक पहुंचाया भी। और आज उसका जीता जागता उदाहरण है, ये कालिक है उन लोगों को, ये चटकना है उन लोगों को जो बीएड डिग्री धारकों का विरोध करने पर उतारू हो गए, सिर्फ और सिर्फ मेरे विरोध में, क्योंकि मैंने एनसीटी पर धरना का ऐलान कर दिया और बहुत सारे छात्र वहां पर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आखिर आपको किस बात की तकलीफ थी जो आपने बीएड डिग्री धारकों को गुमराह किया? आप स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन पर यही वाला ठप्पे मुहर के साथ डीसीपी दिल्ली का आपको साइन दिख रहा है, मुहर दिख रहा है। देखिएगा, मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं पत्र में क्या लिखा है, और ये पत्र कैसे कैसे हम लोगों ने पहुंचवाया है लगातार, और किस प्रकार से उन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की, सारी सच्चाइयां मैं बताऊंगा। सेवा में श्रीमान उपायुक्त पुलिस महोदय जी, कार्यालय उपायुक्त पुलिस जिला द्वारिका सेक्टर 19 नई दिल्ली, हम बीएड अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन व ज्ञापन हेतु अनुमति देने के संबंध में, महोदय, हम सभी छात्रों ने एनसीटी राजपत्र 28 जून 2018 के आधार पर अपनी बीएड डिग्री हासिल की। उक्त राजपत्र में हमें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए योग्य माना था, लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त गजट को ही असंवैधानिक व निरस्त करने का फैसला कर दिया। अतः हम सभी छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एनसीटी और शिक्षा विभाग से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अनुमति चाहते हैं। दिनांक 22-23 सितंबर और स्थान एनसीटी ऑफिस के ठीक सामने, समय 10 बजे द्वारिका। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगर